हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक वो विचारक, एक सदी का वो विचारक जिसने दुनिया में सोचने का नजरिया बदल दिया, लोगों के अंदर ये एहसास दिलाया कि जो शासन कर रहे हैं जो लोग हैं, इन शासन करने वाले लोगों को, दुनिया में जो शासन कर रहे हैं इन शासन करने वाले लोगों को हटाकर एक आम आदमी भी शासक बन सकता है। क्योंकि उससे पहले तक सिर्फ शासक वर्ग ही, जो हम अभिजात वर्ग की बात कर सकते हैं, अभिजात वर्ग ही शासन में रहता था, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, बदल बदल के वही शासन करते रहते थे। इन्होंने ये सपना दिखाया कार्ल मार्क्स ने कि एक मजदूर भी, एक श्रमिक भी, एक आम आदमी भी शासक बन सकता है। सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। एक अपने आप में एक अद्भुत कला के रचयिता कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ये बताया कि शासन सिर्फ पूंजीपति लोगों के द्वारा ही नहीं, मजदूरों के द्वारा भी चलाया जा सकता है। एक ऐसी शख्सियत जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया, जिसके विचारों ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। आज भी इन्होंने जो विचार दिए, इनकी जो विचारधारा थी, मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है मार्क्सवाद, उसे हम कम्युनिस्ट के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं, साम्यवाद के नाम से भी जानते हैं। उस विचारधारा पर आज भी लगभग एक तिहाई, इस दुनिया की एक तिहाई देश ऐसे हैं जो कि इस विचारधारा को फॉलो करते हैं और शासन करते हैं। और इसके अलावा लगभग इतने ही देश ऐसे हैं जहां पर इस विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल विपक्ष में बैठते हैं। तो ये वो बहुत बड़ी विचारधारा है जिसका जन्म कार्ल मार्क्स के टाइम हुआ, कार्ल मार्क्स ने किया। और ये वो टाइम था जब इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म होता है 1818 में। कहां पर होता है इनका जन्म? इनका जन्म होता है जर्मनी के ट्रिप्स नामक शहर में। कहां होता है इनका जन्म? जर्मनी के ट्रिप्स नामक शहर में पैदा होते हैं और वहां पर ये अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। इनका जो परिवार होता है वह मध्यम श्रेणी का परिवार होता है। जब ये पैदा हुए थे, जब तो ये यहूदी धर्म इन्होंने लिया हुआ था, लेकिन बाद में इनके माँ बाप हैं वो कन्वर्ट हो गए थे उसमें, ईसाई धर्म में, तो ऑब्वियसली इनका धर्म भी ईसाई हो गया था। लेकिन मानने वाली बात यह है, दूसरी जानने वाली, कि ये धर्म को अफीम कहते थे। ये धर्म को मानते ही नहीं थे। कहता है धर्म तो अफीम होती है, धर्म कुछ नहीं होता। क्योंकि मार्क्सवादी, आपको पता है मार्क्सवादी धर्म को मानते ही नहीं है, वो धर्म को अफीम मानते कि धर्म तो एक नशा है अफीम की तरह, जिसे लेने के बाद तर्क वर्क सब खत्म हो जाता है, सिर्फ अंधभक्ति चलती है। ठीक है, इनका ऐसा मानना है। कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जर्मनी में 1818 में। ठीक है, और ये पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं अपने बान विश्वविद्यालय में। और 17 वर्ष की उम्र में ये बान विश्वविद्यालय में लॉ पढ़ने चले जाते हैं, कानून की पढ़ाई पढ़ने चले जाते हैं। लेकिन इनका कानून की पढ़ाई पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसलिए यह कानून की पढ़ाई छोड़कर इतिहास और फिलोसफी पढ़ने लग जाते हैं, दर्शन और इतिहास पढ़ने लग जाते हैं। जब ये दर्शन पढ़ते हैं तो ये किसके दर्शन को पढ़ते हैं? द्वंद्वात्मक दर्शन को पढ़ते हैं, जो कि हेगल ने दिया है। हेगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया है दर्शन का, और उन्होंने इतिहास को समझाने की कोशिश करी है इसी द्वंद्वात्मक सिद्धांत के माध्यम से, जो कि मैं आगे आपको सिद्धांतों में बताऊंगा कि हेगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या था और मार्क्स ने उसे कैसे यूज किया। इस दर्शन को उसने सीखा यहाँ पर हेगल के जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुए। ठीक है, तो ये थी इनकी एजुकेशन की बात। और उन्होंने पीएचडी भी की। पीएचडी की थी 1948 में करी थी इन्होंने पीएचडी जेना विश्वविद्यालय से। ठीक है, इनकी जो पीएचडी हुई थी वो 1848 में जेना विश्वविद्यालय से हुई थी। और 1842 में इन्होंने रीनचे जीतुंग नामक एक समाचार पत्र में काम भी किया। फ्रांस की बात है ये। इन्होंने जर्मनी की, इन्होंने रिंचे जीतुंग समाचार पत्र में काम भी करा। लेकिन हुआ क्या, इनके जो विचार थे वो सरकार के विरुद्ध थे, इसलिए इन्हें नौकरी से
हटा दिया गया, इस समाचार पत्र से इन्हें निकाल दिया गया। हालांकि वहां पर ये बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गए थे, इन्होंने अपने टैलेंट के दम पे वहां पे जगह बना ली थी, लेकिन फिर भी सरकार के विरोधी बात लिखने पर आपको निकाल दिया जाएगा। आज भी निकाल दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, तो तब भी निकाल दिया गया था। इसलिए ये बिल्कुल बेले हो गए थे, बिल्कुल बेकार हो गए थे, काम था नहीं इनके पास। तो उस बेकारी की अवस्था में इन्होंने इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इनका इतिहास पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा, और इसके साथ साथ समाजवादी विचारों का अध्ययन भी किया। समाजवादी एक विचारधारा होती है जो समाज को इस प्रकार से संचालित करना चाहती है कि वह आर्थिक असमानता समाज में से खत्म कर दे, गरीबी खत्म कर दे, सबको एक बराबर स्तर पर लाकर रख दे और सभी लोगों के बारे में सोचे, ना कि व्यक्ति विशेष के बारे में सोचे। तो ये समाजवादी विचारों का अध्ययन किया, और इन समाजवादी विचारों या विचारों में किनके विचार सबसे ज्यादा फेमस थे? एक तो सेंट साइमन और चार्ल्स फ्यूरियर। सेंट साइमन और चार्ल्स फ्यूरियर, इन विचारकों के, समाजवादी विचारकों को इसने गहराई से पढ़ा, और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों के इतिहास को गहराई से पढ़ा इन्होंने, और समाजवादी विचारों को भी पढ़ लिया। ठीक है, तो इसकी जो समझ हो गई समाजवाद के बारे में बहुत गहरी हो गई। इन्होंने जो समाजवाद पढ़ा, उस समाजवादी विचारों से इनके जो विचार है वो बहुत समाजवाद के प्रति, मार्क्सवाद के प्रति या कम्युनिज्म के प्रति बहुत ज्यादा गहरे होते चले गए। 1843 में इन्होंने शादी कर ली। एक जेनी नाम की लड़की थी जो इनके टीचर थे, उन्हीं की बेटी से शादी कर ली इन्होंने, इनके पड़ोसी भी थे वो, उनसे जेनी से शादी कर ली 1843 में। और शादी करने के बाद ये वहां से पेरिस चले गए। जर्मनी से कहां चले गए? पेरिस कहां है? फ्रांस में चले गए, और वहां पर एक प्रूदो और बाकुनिन नाम के जो विचारक थे उनसे संपर्क में आए। प्रूदो और बाकुनिन ये अराजकतावादी विचारक थे। अराजकतावादी विचारक मैंने आपको पढ़ाया भी होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये क्या थे? प्रूदो और बाकुनिन अराजकतावादी विचारक थे। और प्रूदो की तो एक स्टेटमेंट भी बहुत फेमस है। प्रूदो तो एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, बहुत बड़ी। उन्होंने क्या कह रखा है? उन्होंने कह रखा है, प्रूदो ने कहा है कि संपत्ति, निजी संपत्ति चोरी है। ऐसी जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है उसके संपर्क में आए प्रूदो और बाकुनिन जैसे लोगों के संपर्क में आए जो कि अराजकतावादी थे, और उनके संपर्क में आने से उनके जो विचार थे वो पूरे के पूरे कम्युनिज्म हो गए और समाजवादी विचार हो गए। और ऐसा ही विचार वो कहां पे लिखते थे? अपने ऐसे ही विचार अपने समाचार पत्रों में लिखते थे जहां पर वो नौकरी करते थे। अब वहां पर जो नौकरी करते थे समाचार पत्रों में, और जो उन्होंने वहां पर लिखना स्टार्ट करा, उसकी वजह से वहां पर उनका इंग्लैंड में, पेरिस में रहना भी मुश्किल हो गया, और वह कहां चले गए? 1845 में इंग्लैंड चले गए। पेरिस से इंग्लैंड चले गए। क्यों? क्योंकि वहां भी उन्होंने वही विचार देना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, तो पेरिस में रहना भी उनका मुश्किल हो गया और वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उनका एक दोस्त बना, उसका नाम था एंजिल्स। ये बहुत पक्का वाला दोस्त बना इसका इंग्लैंड में, और ये उद्योगपति था, ये व्यवसायी, उद्योगपति, बिजनेसमैन। ठीक है, अमीर था ये। इससे इसकी दोस्ती हो गई एंजिल से। इनके दोनों के विचार मिलते थे। ये भी गरीबों के बारे में सोचता था और वो भी गरीबों के बारे में ही सोचता था, और इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि इनकी दोस्ती की कस्में खाने लगे। इनके दोस्ती के उदाहरण दिए जाते हैं आज भी। सदी की शायद सबसे बड़ी दोस्ती इन्हीं की दोस्ती थी। 1848 में मार्क्स तथा एंजिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की। इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी करा। कौन सा? साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करा 1848 में मार्क्स तथा एंजिल्स ने। इसे मार्क्सवाद का ग्रंथ भी कहते हैं। क्या? मार्क्सवाद का ग्रंथ, एक बाइबल इनकी, या इनका संविधान भी कह सकते हैं। तो एक तरीके से साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना करते हैं 1848 में मार्क्स तथा एंजिल्स दोनों मिलकर, और 1845 में इंग्लैंड में जर्मनी के मजदूरों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन की स्थापना करता है।
देखिए 1845 में इंग्लैंड में, जब ये इंग्लैंड में था, 1845 में इसने जर्मनी के मजदूरों को, देखो इंग्लैंड में जर्मनी के मजदूरों की क्या करता है, वर्कर्स एजुकेशन यूनियन बनाता है, यानी कि यूनियन बनाता है मजदूरों की, मजदूरों के लिए आवाज उठाता है, ये मजदूरों के हक की बात करता है। ये 1847 में कम्युनिस्ट लीग की स्थापना करता है, मजदूरों के एक संगठन की स्थापना करता है 1847 में, और 1864 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक समुदाय का गठन करता है। इसकी स्थापना करता है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन या समुदाय की स्थापना करता है 1864 में लंदन में, और इसे दुनिया का प्रथम अंतरराष्ट्रीय भी कहते हैं। साम्यवादियों में एक फेमस शब्द है प्रथम अंतरराष्ट्रीय की प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्या है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय का सम्मेलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था, तो वो था 1864 में लंदन में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक समुदाय संगठन की एक मीटिंग हुई थी, और उसे कहते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय। अब हम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड में ही रहते हुए 1883 में, और जब ये अंत तक 1883 तक जब तक ये जिए, इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया, इन्होंने पूरा जीवन पूंजीवादियों का विरोध करते रहे और मजदूरों के हक में आवाज उठाते रहे, जिसके लिए इन्होंने कुछ बुकें भी लिखी अपनी, जिन्होंने जिन बुकों में इन्होंने जोरदार आवाजें उठाई। वो बुकें थी दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इंग्लिश में कहते हैं इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हिंदी में कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, और है वर्ग संघर्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास स्ट्रगल, वर्ग मतलब क्लास, संघर्ष मतलब स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, और है सिविल वॉर इन फ्रांस, जो फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति थी उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है सिविल वॉर इन फ्रांस, और गोथा प्रोग्राम इन्होंने एक बुक लिखी है। इसके अलावा वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट यानी कि मूल्य, कीमत और लाभ, इन्होंने नाम से एक बुक लिखी है, क्योंकि वस्तु के बनाने, खर्च करने और खरीदने पे से संबंधित है। और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी भी एक बुक लिखी है इन्होंने। इसका मतलब ये होता है फिलोसफी मतलब दर्शन, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, यानी कि दर्शन की दरिद्रता, दर्शन की गरीबी, यानी कि हमारे पास दर्शन की कमी है, दर्शन की दरिद्रता है, दर्शन की गरीबी है, हमारे पास फिलोसफी नहीं है, हमारे पास दर्शन नहीं है। अच्छा, इस बारे में इन्होंने ये बुकें लिखी हैं। तो ये था आपका कार्ल मार्क्स, और इनके जब जो 4 सिद्धांत हैं बहुत फेमस, वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा इसका कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत, कार्ल मार्क्स की भौतिकवादी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और इसके अलावा भी एक सिद्धांत और है जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टरों में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।